अगर आपको बंगाल के चुनाव के रिजल्ट का अंदाजा करना हो तो आज का दिन वही दिन है जब आपको कुछ ना कुछ ये पता चल जाएगा, ये अंदेशा हो जाएगा कि आखिर चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। ममता बनर्जी और तमाम राज्य में अगर आप टीएमसी कार्यकर्ताओं की इस समय धड़कनें नाप लें तो वो 100 से कहीं ज्यादा दौड़ रही होंगी। उनकी स्पीड घोड़े की जो नब्ज होती है उस तरह होगी, क्योंकि आज शाम तक चुनाव आयोग अपनी उस सप्लीमेंट्री लिस्ट को जारी कर देगा जिसमें बंगाल के 60 लाख मतदाताओं का भविष्य कैद है। यानी उसमें से कितने मतदाता सही हैं और कितने मतदाताओं के नाम पर घुसपैठियों की भीड़ है, वो आज पहली लिस्ट फाइनल हो जाएगी। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बंगाल के चुनाव में सोमवार शाम तक यानी आज शाम तक ये पहली पूरक लिस्ट जारी होगी। राज्य प्रशासन बेहद सतर्क हो चुका, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और संवेदनशील इलाकों में आपको चारों तरफ पुलिस दिखाई दे रही है। चूंकि ये पहली लिस्ट जारी होगी जो पूरक है, इससे पहले जो मतदाता सूची आपको मालूम है जारी हुई थी उसमें से 63 लाख लोगों का नाम कट चुका है, यानी 58 लाख और प्लस 5 लाख बाद में विलुप्त हुए। यानी जो 63 लाख लोगों के नाम जा चुके हैं उसके अलावा जिन 60 लाख लोगों का नाम जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर जिनके कागजात चेक हो रहे थे, जिनके नाम नहीं मिल रहे थे और जिनके काम में कुछ ना कुछ आपको जो दिख रहा था कोड, अब उनको जो इस देश के 3 राज्यों के न्यायिक अधिकारी उसका फैसला कर रहे थे। चुनाव के इतिहास में बंगाल में एक के बाद एक नए कारनामे हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव को लेकर उस लेवल तक पहुंच चुकी जब कई बार देश विरोध और राजनीतिक विरोध का अंतर मिटता दिखता है। हर बात पर लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के कोर्टों में जाकर याचिका दायर करने वाली ममता बनर्जी इस वक्त कुछ नहीं कह पाएंगी, क्योंकि इस पूरे एसआईआर को और कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की लिस्ट इसको चेक कर रही है। यानी लगभग 763 न्यायिक अधिकारी तब से लगे हुए हैं उन 60 लाख नामों की जिनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज था उनका फाइनल करने। तो उनकी पहली लिस्ट आ रही है। और चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती रही हैं, उन्होंने जिस तरह से पूरे बंगाल को राजनीतिक तौर पर वायलेंस की उस सीढ़ी पर पहुंचा दिया जहां को मुझे लगता है सीपीएम के लोगों को भी उन्हें देख के गर्व होता होगा कि ममता बनर्जी भले ही हमारी राजनीतिक विरोधी रही हो, लेकिन हिंसा में और लोगों के अंदर भय क्रिएट करने में उन्होंने मार्क्सवादियों को भी नानी याद दिला दी है। तो आज उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चूंकि ममता बनर्जी के चहेते अफसरों की छुट्टी हो चुकी है, वो इस समय राज्य में नहीं है, या राज्य में है तो इतने महत्वहीन पद पर है कि वो चाहकर भी ममता बनर्जी या उनके जो पाले गए क्लब हैं और क्लबों में जो गुंडे पाले जाते हैं उन सब की मदद करने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। बंगाल के जो मुख्य सीईओ हैं विवेक अग्रवाल, उन्होंने के कार्यालय से अगर उनकी बात पर लगातार यकीन किया जाए तो 60 लाख विचाराधीन मामलों में से शुक्रवार की शाम तक 27,30,000 मामलों का निपटारा हुआ था। और इन 27,30,000 मामलों को लेकर ही पहली पूरक सूची जारी होगी, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी थी उसके मुताबिक सिर्फ ये था कि शायद 20 लाख लोगों की जानकारी थी। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रक्रिया पर जाएं और जो जितने जितने सिरे छोड़े गए थे अलग अलग समय पर जो खबरें आई थी उनको इकट्ठा करके देखते हैं तो लगभग 10 लाख लोगों के नाम इसमें से कट जाएंगे। यह संख्या बहुत बड़ी है। अगर आप 63 लाख में इन 10 को और जोड़ लें और बचे हुए 33 लाख में से फिर आप 10-15 जोड़ लें तो ये जो 30 लाख की संख्या है लगभग 1 करोड़ के करीब, या तो 90 लाख या 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, जो बंगाल की राजनीतिक लड़ाई में बहुत बड़ा अंतर साबित हो सकती है। ममता बनर्जी अपने आप को एक इतना सेफ महसूस कर चुकी थी क्योंकि उन्होंने बंगाल को एक रीजनल जो आइडियोलॉजी है जिसमें वो भाषाई तौर पर अपने आप को बाकी राज्यों से और ज्यादा अपर महसूस करना
और तमाम राज्यों से एक अलग एंटाइटी के तौर पर उसको स्टेब्लिश करने की कोशिशों के बाद उन्होंने अपने आप को चुनाव जिताने के लिए एक बहुत नया फार्मूला चुना था, जो उन्होंने वामपंथियों से लिया था, फिर उसको पुष्पित किया, पल्लवित किया और एक बड़े पेड़ के तौर पर डेवलप कर दिया था, क्योंकि वो न केवल हिंसा बल्कि फर्जी मतदाताओं और उनका इस काम को आसान किया था जिहादियों की उस भारी भीड़ ने, जो बांग्लादेश से रात के अंधेरे में आती है, उससे पहले दिन के उजाले में भी आ रही थी। लेकिन बीएसएफ और तमाम सुरक्षा बलों को जब पूरी तरह से बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 के जिस तरह से तैयार किया गया, जिस तरह से उनको उनके ऊपर ये प्रेशर डाला होम मिनिस्ट्री में, और खास तौर से अगर मैं कहूं गृह राज्य जो अमित शाह जब से संभाल रहे हैं गृह मंत्रालय, तब से उस पर पूरी जान फूंक दी गई। उसमें जो लापरवाह अधिकारी थे उन पर जब जिस तरह से उन पर एक्शन लिए गए, उसने इस बात को तय कर दिया कि ये बॉर्डर से अब ममता बनर्जी के जो अवैध घुसपैठिए वोटर बनकर आते हैं वो अब नहीं आएंगे। और फिर आपने देखा जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई, अचानक सड़कों पर आपको पड़े हुए आधार कार्ड दिखने लगे, पैन कार्ड दिखने लगे और वोटर कार्ड दिखने लगे। यानी जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने के लिए इस देश की जो आधिकारिक शक्ति है वो हासिल कर ली थी, वो अचानक आपको लाइन की लाइन दिखने लगी। वो भागे, हालांकि बाद में उनके सेकुलर दोस्तों ने उनको समझाया कि इस देश में इस तरह की सरकारें हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो उनके लिए अपनी जान दे देंगी, सड़कों पे दंगे कर देंगी। तो कुछ लोग रुके थे। जिला अधिकारियों के पास, जिला चुनाव अधिकारियों के पास ये उनकी हार्ड कॉपी संबंधित बूथों में टंगवाई जाएगी। ये कल शाम तक हो जाना है। अच्छा, इसके अलावा आप इस सूची को बंगाल के सीईओ के कार्यालय में भी देख सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। सूची को 2 हिस्सों में डाला जाएगा। जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए उनका नाम होगा, दूसरी ओर उसी में लिखा जाएगा विलोपन है, यानी जिनके नाम काटे जा चुके। चुनाव आयोग बंगाल पर पूरी पैनी नजर रखा है और चूंकि चुनाव आयोग के आदेश पर आपने देखा होगा कल जो मैंने ये खबर आपको बताई भी थी कि किस तरह से बंगाल के जो कोलकाता के चीफ जस्टिस हैं जो सुजय पाल, उनकी अध्यक्षता में तमाम चुनाव आयोग के अधिकारी और साथ ही साथ डीजीपी, मुख्य सचिव, जो कोलकाता कमिश्नर, विधान नगर कमिश्नर, इन तमाम हाई और जो होम सेक्रेटरी हैं, इन तमाम अधिकारियों की, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया था। एक लंबी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का दायरा यही था कि ये जरूर कुछ ऐसी राजनीतिक ताकत होंगी और उनके गुंडे होंगे जो इस स्थिति का फायदा उठाकर राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहेंगे। इस तरह की पूरी सूचनाएं उनके पास थी और उसको शेयर किया गया था। तो वो एक ऐसी घटना है। उसके बाद रविवार यानी कल शाम तक आपने देखा होगा राज्य भर के थानों में सारे सीनियर अधिकारियों को भेजा गया। उन्होंने तमाम जगह पर जाकर न केवल जानकारी ली बल्कि उन तमाम पुलिस के कर्मियों को अच्छे से समझाया जो अभी तक, जिनको ये लगता है कि ममता बनर्जी वापस लौटेंगी तो उनके तमाम धतकर्मों को माफ कर दिया जाएगा। वो पूरी तरह से वो तैयारी उन्होंने की है, उन सबको समझाया भी गया है। आपको मालूम है, जो मैं पहले आपको बता चुका कि चुनाव आयोग ने यह केवल जो ये सब मांगा हुआ है, वो लिस्ट मांगी हुई है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव के प्रीपोल और पोस्ट पोल हिंसा के जो जिम्मेदार जिन इलाकों में हुई थी उन पर तैनात अधिकारियों का विस्तृत डाटा मांगा गया है, जिसमें यह कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो उसमें किस कार्रवाई की सिफारिश की गई थी जो पूरी हुई या नहीं हुई। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये डाटा 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी मांगा था। तो उसके बाद से ही राज्य की मशीनरी के अंदर पूरी तरह से एक डर, खौफ और जो ममता बनर्जी के इशारों पर पूरे देश के कानून को धता बताने में लगे रहते थे या उसको अपने पांव की जूती मानते थे, वो तमाम अधिकारी भी इस वक्त आपको घुटनों के बल दिखते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज है जो ममता बनर्जी के घर से कहीं बाहर है। ये बात उनको आनी शुरू हुई और इसीलिए आपको याद होगा थाना प्रभारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सूचित करने के बारे में आवश्यक जानकारियां, उपाय दिए गए हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर एक बात के लिए आपको कटिबद्ध दिख रहे हैं वो ये है कि वो किसी भी कीमत पर इस बार चुनाव के अंदर कोई हिंसा नहीं होने देना चाहते और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा होगी तो उन अधिकारियों को सबक सिखाया जा सके जो
नेताओं के इशारे पर उनके पाँव के जूते चाटते हैं और देश के कानून को धता बताते हैं। तो ये तो एक काम है जो होना है। और चूंकि अगर हम ये देखें तो 31 मार्च तक केंद्रीय बलों की 300 कंपनियां इस राज्य में पहुंच रही हैं। ये एक इसके साथ-साथ आपको मालूम है कि चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी कोर्ट में गई थी, उस कोर्ट में अब कल चुनाव अधिकारियों के जो मैं ये कहूँगा आज जो चुनाव अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ जिस तरह से टीएमसी कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंची थी, उस पर उन्होंने अर्जेंट सुनवाई की बात की थी। तो आज हो सकता है वो भी सुनवाई आपको यहां सुनाई दे सकती है, उसकी भी सुनवाई आज दिन में हो सकती है। इसी बीच में हो सकता है लोगों की निगाह इस पर ज्यादा टिकी रहे और उस तरफ ध्यान ना दे, लेकिन वो भी एक बड़ा आज के दिन का बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि उस दौरान मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अब किसी भी स्थिति में उन अधिकारियों के ट्रांसफर की जो ताकत चुनाव आयोग के पास है उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। इसके साथ साथ कल वो तमाम नोटिस दिए जा चुके हैं। 7 आरोप लगाया गया है ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके खिलाफ। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सब ने उनको हटाने के लिए जिस तरह की उन्होंने वो दी थी एक महाभियोग के लिए जो उन्होंने हटाने के लिए जो प्रस्ताव पास किया था तैयारी की थी, वो उन्होंने नोटिस दे दिया है। तो उस नोटिस के साथ भी उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय होंगी, क्योंकि इस बार का चुनाव और कुछ नहीं, डेमोग्राफिक बदलाव ही चुनावी मुद्दा बनेगा। क्योंकि अगर ये जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं इस चुनावी प्रक्रिया में अगर आप कहीं देख रहे हैं तो ये घुसपैठिए वही हैं जिन्होंने किसी बहाने इस देश के जो आधिकारिक तंत्र है, जो एक दस्तावेजों की दुनिया एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर घुसपैठ कर ली और उस घुसपैठ के सहारे फिर उन्होंने इस तमाम प्रक्रिया को धता बता दी थी। तो जब इनके नाम कटेंगे तो वो ये सीधे तौर पर आप देखेंगे इस बात का होगा कि आखिर ये लोग जिनके नाम कटे 76 लाख 60 लाख, ये लोग कौन थे जो इस देश में इस देश की सरकार बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। यानी आप सोच के देखिए, जैसे घुन से ये कहा जा रहा हो कि इस लकड़ी को मजबूत करने के तरीके बताए, तो घुन यही कहेगी कि हाँ इसको यहां से खाना चाहिए, इसको यहां से खाना चाहिए। तो कुछ उसी अंदाज में वो घुन इस देश को खा रही थी। अब हम लोग अगर ये देखें कि सवाल क्या है, क्योंकि बंगाल की करीबन 2216 किलोमीटर जो है वो ऐसी बॉर्डरी है जिसके माध्यम से ये आते थे। खास तौर से इस बार के चुनाव का मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उन जिलों में, बाकी बाहर क्या है बंगाल कैसे सोचता है वो तो हम लोग चुनाव के बाद ही देखेंगे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ ने कम से कम सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से जनसंख्या संरचना में तेजी से बदलाव किया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अभी तक एक बड़े हिस्से पे तारबंदी नहीं है, वो भी इस चुनाव का हिस्सा हो सकता है, इस चुनाव का केंद्र माना जा सकता है। क्योंकि आप मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर व दक्षिण 24 परगना में जनसंख्या का वृद्धि दर अगर आप देखते हैं तो वो केवल राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्रीय औसत से भी कई गुना ज्यादा है और इसको नेचुरल नहीं माना जा सकता। और इसी पर चिंता एक तरह से वो लोग जो देश में बंगाल के बाहर हैं, वो जरूरी नहीं बीजेपी के वोटर्स हों, लेकिन जो भी इस देश के बारे में बात करता है वो बंगाल के इस डेमोग्राफी बदलाव पर जरूर बात कर रहा है। तो इसीलिए जब चुनाव में ये सब हो रहा है तो इसका मतलब वोटर्स के बीच में भी ये सब दे रहा है। अगर हम चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस डाटा को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो वोटर्स हैं ये सब इन इलाकों में से है, जिसमें से बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा के 10 लाख और 11 लाख लोगों पर ये वहां इस तरह के वोटर्स थे जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी या जो लोगों अपने होने को साबित नहीं कर पाए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुर्शिदाबाद की आबादी में 21% की वृद्धि हुई है। सिर्फ 10 सालों में उनकी जनसंख्या दर जो है 21% बढ़ी, मालदा में ये 22% बढ़ी। आप सोच के देखिए, जो राज्य की औसत दर है वो भी बहुत ज्यादा है, 13 से 14% है ये, लेकिन उससे भी लगभग दुगनी दर है। तो इसीलिए ये जो चुनाव में नाम कटने वाली प्रक्रिया है, क्यों ममता बनर्जी
मछली की तरह फिसल रही है, या उनको लग रहा है कि जैसे टीएमसी को कि जैसे पानी के बाहर मछली कोई निकल गई हो और वो तड़प रही हो, उस तरह की चीजें आपको इस वोट की लिस्ट को सही करने में आ रही है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये कैलिबर होता कि हाँ गलत नाम कटे हैं, तो आप अब तक 63 लाख में से कम 63,000, 63,000 नहीं तो 6300, 6300 नहीं तो 63 लोग केस ला सकते थे। आप 6 केस भी नहीं ला पाए हैं। क्योंकि बंगाल को लेकर बार बार ये होता, हर साल 6 से 7 हजार घुसपैठिए तो सीमा पार करते हुए बीएसएफ के उसमें आते हैं। ये आंकड़े हैं बीएसएफ के मुताबिक। अगर आप सिर्फ 2024-25 में दक्षिण और उत्तर बंगाल के फ्रंटियर इलाके में देखें, अवैध तौर पर जो आर पार करने वाले जो पकड़े गए लोग थे, अब उनको वो पुशबैक कर रही है, यानी वापस भेज रही है, घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई है, जिसमें अब उनको किसी तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। वो सीधे तौर पर वहीं स्थानीय प्रशासन ये तय कर सकता है कि ये है या नहीं। तो पुशबैक के 25,000 से ज्यादा मामले 2024 से 25 में पकड़े गए हैं। यानी ये सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा है, ऐसा एजेंसीज मानती है। पिछले साल बंगाल की एसआईआर की, जैसा मैंने बताया था, कई जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। ये सिर्फ डेमोग्राफी का बदलाव नहीं है, ये चुनावी गणित भी बदलता है और देश की सुरक्षा में भी बदलाव ले आता है। तो मैं आपको यही मानता हूं कि आज की डेट में, आज जब ममता दीदी ये जब लिस्ट आएगी, तो उस लिस्ट के आने से राज्य में जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको रोकने में मुझे लगता है कि इस प्रशासन पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है। लेकिन इस लिस्ट के आने के साथ ही हम ये भी कह पाएंगे कि कौन है जो इस चुनाव में जीतता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग बाकी बातें तो आज लिस्ट आने के बाद ही करेंगे, लेकिन ये दिन आप याद रखिए कि इस वक्त बंगाल की सांसें थमी हुई हैं। दोनों तरफ के खिलाड़ी सांसें रोक कर देख रहे हैं कि राजनीति की शतरंज पे आज का दांव कहाँ पहुंचता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब जुड़े उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पत्रकारिता को सही तरह से यूट्यूब पर फ्लोरिश होने में मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही।